नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी पहली वीडियो को सराहा। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत ईमेल भेजे और कुछ ने फ़ोन भी किए। कुछ ने इसके बारे में कुछ प्रश्न भी किए हैं जिन्हें मैं इस वीडियो के अंत में विस्तार से बताऊंगा। जो लोग इस वीडियो का पहला भाग देखना चाहते हैं वह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल्स ले सकते हैं। उसी वीडियो का दूसरा भाग मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जहाँ पिछली बार हमने बात की कि विदेशी अधिकारियों का भारत में रह गए ब्रिटिश आर्किटेक्चर और स्टैचूज़ के बारे में क्या विचार था, वहीं आज हम इससे जुड़ी कुछ और बातों की चर्चा करेंगे। ये भी देखेंगे कि देश के भीतर हालात कैसे थे और भारतीय सरकार के का इसके बारे में क्या कहना था। तो चलिए आरंभ करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और 1947 में भारत की सत्ता के हस्तांतरण के पश्चात ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक हालत कुछ गंभीर सी हो गई थी। वहाँ इस प्रकार की बातें उठने लगी कि अब ब्रिटेन वैश्विक रूप से कितना शक्तिशाली रह गया है। एक के बाद एक देश उनके हाथ से निकलते जा रहे थे। इधर यूएस और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध आरंभ हो चुका था। दोनों ही देश अपनी अपनी तरह से विश्व के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। सैद्धांतिक रूप से भारत ने निष्पक्ष रहना ठीक समझा और गुट निरपेक्ष यानी नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई। इसके कुछ लाभ भारत को अवश्य हुए, पर उतने नहीं जितना अपेक्षित था। नॉन अलाइनमेंट की नीति के बावजूद भी यूएस और सोवियत यूनियन का प्रभाव भारत की राजनीति में निरंतर रहा। यूएस भारत को एक ऐसी ताकत की तरह देख रहा था जिसे वह चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को कम करने में सहायक मान रहा था। 1960 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने $500 मिलियन भारत को देने का ऐलान किया। उस समय ये सभी विकासशील देशों को दिए जाने वाली राशि का दुगने से भी अधिक था। जहां एक और विश्व में ये सब हो रहा था वहीं विभाजन और 1948 में पाकिस्तान से हुए युद्ध की मार झेला हुआ भारत एक अनोखी राजनीति में उलझता जा रहा था। कांग्रेस और प्रधानमंत्री नेहरू की सोच जहां बहुमुखी और सेक्युलर थी, वहीं उनके विरोधियों की सोच अंतर्मुखी और आध्यात्मिक थी। जब यूएस अपना प्रभाव भारत में बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, तब उन्होंने देखा कि अमरीकियों की स्वीकार्यता कम और ब्रिटिशर्स की अधिक है। इसका एक संभव कारण ये हो सकता है कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का निश्चय किया, वह कांग्रेस पार्टी को शायद अपेक्षित नहीं था। जिस प्रकार का माहौल देश में बन रहा था, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा ब्रिटिश स्वयं हमें स्वतंत्रता दे रहे हैं, हमने इसे जीता नहीं है। रूपर्ट मेन नाम का एक व्यापारी जो उस समय भारत में काम कर रहा था, कहता है, हर कोई आपकी पीठ थपथपा रहा था, आपसे हाथ मिलाना चाह रहा था। हम ब्रिटिश हीरोज़ थे। वहाँ चेन्नई में भी सर आर्चीबाल्ड नाये और उनकी धर्मपत्नी के ऊपर फूल बरसाए गए। मुझे लगता है कि ऐसा किसी और देश में होना शायद संभव नहीं है कि जहाँ कोई अपने आक्रांता के साथ ऐसा करे। शायद मूर्खता और मूर्छता की अनोखी परिकाष्ठा सी लगती है। ब्रिटिशर्स का भारत में ऐसा प्रभाव देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर भी दंग रह गया। जब 1959 में वह भारत आया और किंग जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति को देखा, तो उसने कहा, मैं आश्चर्यचकित हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या हमने अपनी स्वतंत्रता के आरंभिक दिनों में किंग जॉर्ज III की मूर्ति अमेरिका में रहने दी होती। आपको बताता चलूँ कि किंग जॉर्ज III के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अमेरिकी विरोधियों से युद्ध किया था। अपने एक इंटरव्यू में जॉन केनेथ गैलब्रेथ ने बताया कि एक बार नेहरू ने हंसी में कहा था कि ये शायद उनकी किस्मत ही है कि उन्हें आखिरी ब्रिटिशर माना जाएगा जिसने भारत पर राज किया। 1950 के मध्य तक ब्रिटिश स्टैचूज़ को लेकर कुछ विशेष बहस भारत में नहीं हो रही थी, पर जैसे जैसे 1957 पास आ रहा था, यानी 1857 की क्रांति की 100वीं वर्षगांठ, वैसे वैसे ये चर्चा तेज़ होने लगी। भारत की केंद्र सरकार ने कुछ राज्य सरकारों से इस पर अपनी राय मांगी। मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, आंध्रा में
पत्र भेजे गए। आंध्रा सरकार ने उत्तर दिया कि जो स्टैचूज जहां हैं उन्हें वहीं रहने देना चाहिए। बॉम्बे और बंगाल में इस पर कोई मत ना बन सका। वहीं उत्तर प्रदेश में, जहां राज्य में भी कांग्रेस की सरकार ही थी, यह चर्चा बहुत तेज होने लगी। ये खतरा बढ़ गया था कि यदि यहाँ कुछ हुआ तो इसका बुरा असर कॉमनवेल्थ पर होगा। 26 जनवरी 1957 के गणतंत्र दिवस की परेड में रानी लक्ष्मीबाई की झांकी निकाली गई तो ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को बहुत निराशा हुई और इसकी एक रिपोर्ट उन्होंने अपने लंदन ऑफिस में भेजी। इसी वर्ष 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्र संबोधन में भी इसी विषय पर बात हुई, जिस पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने सख्त रूप से अपना विरोध जताया और सर आर पिल्लई को, जो तत्कालीन सेक्रेटरी जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, उनको इसकी शिकायत की। जब इस मुद्दे पर देश भर में चर्चा अधिक होने लगी तो भारतीय जनसंघ ने 10 मई 1957 को गोरखपुर में क्वीन विक्टोरिया की एक मूर्ति को काला कपड़ा पहनाकर वहां रानी झांसी की मूर्ति को स्थापित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे पंजाब, मध्य प्रदेश और बंगाल से ऐसी ही मूर्तियां गायब होने लगीं। इसको द टाइम्स नाम के समाचार पत्र ने होलोकॉस्ट की संज्ञा दी। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे वो शेर याद आ गया, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं पर चर्चा नहीं होता। पॉल मैकगार अपनी थीसिस के अंत में कुछ ऐसा लिखता है, नेहरूज डिस्टेस्ट फॉर इंपीरियल आइकॉनिक्लाज्म in general and that directed towards the British royal family helped to ensure that New Delhi retained much of its statuary till 1960s. मई 1964 में द टाइम्स में छपा कि ये एक अनोखी बात है कि ये स्टैचूज भारत में इतने समय तक रहे, शायद ही कोई स्वतंत्र देश ऐसा करता। तो ये तो थी कुछ बातें कॉलोनियल आइकॉनोग्राफिक से संबंधित। ना जाने ऐसे और अभी कितने पन्ने भारत के आम जनमानस के सामने खुलने बाकी हैं। संभव है ऐसी ही कितनी बातों को सोचते हुए जानते हुए द गार्जियन ने मई 2014 में अपने एडिटोरियल में लिखा कि आज 18 मई 2014 को भारत के इतिहास में शायद वो दिन माना जाएगा जब अंग्रेज़ों ने वास्तव में भारत छोड़ा। चलिए अब अंत में उन प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ जो पहली वीडियो के बाद आए। पहला प्रश्न था कि क्या ये नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम वाली जनरेशन इन बातों पर ध्यान देगी? क्या उन्हें इन बातों से फ़र्क पड़ता है? इसका सीधा उत्तर ये है कि ये वीडियो मैंने किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बनाया है। ये हर उस भारतीय के लिए है जो मानसिक रूप से अपनी स्वतंत्रता खोजता है और अपने इतिहास को सही स्वरूप में समझना चाहता है। और ये नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम वाली जनरेशन राष्ट्र के बारे में नहीं सोचती है, शायद ये सोचना भी गलत ही होगा। दूसरा प्रश्न ये था कि जो सैनिक अब नहीं हैं उनके बारे में बात करना शायद अब ठीक नहीं है। आखिर थे तो वो भी भारतीय ही। वो तो केवल आदेश का पालन कर रहे थे। ये बात सही है कि वो भारतीय ही थे और वो अब नहीं है, तो उनके बारे में बात करना शायद व्यर्थ है। मेरा मत ये है कि उन्हें क्षमा तो किया जा सकता है पर सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता, सम्मानित नहीं किया जा सकता। तीसरा और अंतिम प्रश्न था कि अब 70 वर्ष बाद भी इन चिन्हों को समाज ने अपना लिया है और उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। और वैसे भी गुलामी तो मानसिक होती है, शारीरिक नहीं। इसका उत्तर मैं कुछ यूं देना चाहता हूं, क्या आप किसी यहूदी से ये कह सकेंगे कि हिटलर का कोई चिन्ह इजराइल या इवन जर्मनी में रखे? क्या आप किसी सिख भाई से ये कह सकेंगे कि औरंगज़ेब का चित्र भी किसी गुरुद्वारे में लगाए? अगर आपके घर में कोई बलपूर्वक घुस जाए, अपनी तस्वीर लगाए, वहाँ रहे और जब वो मकान आपको वापस मिल जाए तो भी क्या आप वह तस्वीर वहीं दीवार पर लगे रहने देंगे? अगर इनमें से किसी का भी एक का उत्तर भी हाँ में है तो ऐसे सभी चिन्हों को भारत में रहने देना चाहिए।
अन्यथा नहीं। आपकी जानकारी के लिए कुछ और लिंक्स यहाँ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप उन्हें भी देखेंगे। वंदे मातरम।